बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन साइंस अकेडमी से मैं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल जब्बार शाहीन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक मैग्नीफाइंग पावर एंड डिज़ोल्विंग पावर उसको डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के अंदर जो अपेरेंट चेंज, अपेरेंट इनलार्जमेंट होती है उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है। अब ये जो मैग्नीफिकेशन होती है इसकी दो चीज़ों पे डिपेंडेंस होता है। एक तो बॉडी का एक्चुअल साइज़ क्या है उस पर डिपेंड होता है, और नंबर विजुअल एंगल क्या है। पिछली वीडियो में हम विजुअल एंगल के बारे में बता चुके हैं। तो किसी भी बॉडी का जो अपेरेंट से साइज़ होता है उसके अंदर इंक्रीज़ होता है अगर एक्चुअल साइज़ और विजुअल एंगल जो है वो ग्रेटर हों। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की फिर डेफिनेशन कैसे हुई? मैग्नीफिकेशन मीन्स दैट इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अपेरेंट इनलार्जमेंट। अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विजुअल एंगल। द अपेरेंट साइज इंक्रीजेज विद बोथ ऑफ दीज, यानी ये दोनों अगर बढ़ेंगी तो अपेरेंट साइज भी बढ़ेगा। अब देखें, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम विद इन द फोकस रखते हैं तो हमारी आंख का जो रेटिना है उसके ऊपर वाज़े और क्लियर इमेज पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं बन सकता। अब पूरे ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस करना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये बेसिक फंक्शन है कन्वर्जिंग लेंस का कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो अपेरेंट साइज़ होता है, जो इनलार्ज साइज़ होता है, उस पूरे को फोकस करना। तो लिखा हुआ है जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस लेस देन नियर पॉइंट फॉर अ नेक्ड आई देन इट इज इम्पॉसिबल टू फोकस होल द ऑब्जेक्ट, द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिन इनलार्ज्ड। वजह ये होती है कि अपेरेंट साइज बढ़ जाता है। टू फोकस द होल ऑब्जेक्ट वी यूज़ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्जिंग लेंस का ये बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक यूज़ है। उसके बाद चलते हैं जी लीनियर मैग्नीफिकेशन की तरफ। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये एक रेशो होती है किसके दरमियान? इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के दरमियान जो रेशो है उसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन कैसे होगी? द रेशो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी जितना किसी ऑब्जेक्ट का इमेज है उसका साइज डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का साइज, तो ये जो रेशियो होती है इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। और इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हम I से ज़ाहिर करते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम O से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। किसकी तरफ? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है जी? एंगुलर मैग्नीफिकेशन ये दरअसल दो एंगल्स के दरमियान रेशियो है। कौन कौन से दो एंगल्स? एक वो एंगल जो इमेज ने बनाया है जब हमने उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा। तो जो इमेज बनाता है एंगल उसको हम कहते हैं इमेज का एंगल। और एक वो एंगल जो हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमारी आंख से, तो उस वक्त जो इमेज बनता है, तो उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या इसकी करेंगे प्रॉपर तरीके से? द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू एन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू अनएडेड आई, मतलब जब हम खाली आंख से देखते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अगर अल्फ़ा एक एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है हमारी आंख पे, और बीटा एक एंगल है जो इमेज बनाता है जब हम उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देखते हैं, तो फिर मैग्नीफिकेशन का, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है ना, हम इसको अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। क्या करके? सूटेबल फोकल लेंथ जो है उसको चूज़ करके, फोकल लेंथ को बढ़ा के। बट अगर हम मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं बट हमारे पास जो इमेज है उसकी डिटेल्स गायब हो जाती हैं, तो मैग्नीफिकेशन का कोई यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मैग्नीफिकेशन इफ़ वी लूज़ द माइनर डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइंग या मैग्नीफिकेशन जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी वजह है कि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है।
अब हम चलते हैं जी रिजॉल्विंग पावर की तरफ। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? ये एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि वो किसी ऑब्जेक्ट की माइनर से माइनर डिटेल को भी क्या करता है, रिवील कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं जी? रिजॉल्विंग पावर। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द माइनर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एग्जामिनेशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट सोर्स हों और वो दोनों करीब करीब पड़े हुए हैं और हम उनको खाली आंख से देखते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे वो एक सोर्स है, 2 सोर्स नहीं है। तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट उनको क्या करता है जी, डिस्टिंग्विश कर देता है 2 सोर्स के तौर पे। तो यही क्या है जी, ये इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर है। इफ 2 point sources are too close to each other they appears as one, but resolving resolution of microscope or telescope find them the separate sources. Hence this is the ability of the instrument to distinguish the small and closely placed image is called रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं जी? रिजॉल्विंग पावर को हम एक टर्म में अल्फ़ा मिनिमम की टर्म में ज़ाहिर किया जाता है। अब अल्फ़ा मिनिमम टर्म क्या है? दिस इज द मिनिमम एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्सेज व्हेन दे आर प्लेस्ड क्लोजली। जब 2 पॉइंट सोर्सेज एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा मिनिमम एंगल कहते हैं। और रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इस अल्फ़ा मिनिमम एंगल की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो रैले एक साइंसदान था, उसने इसका फार्मूला अल्फ़ा मिनिमम का वो जो है हमारे पास दिया उसने, अल्फ़ा मिनिमम बराबर होता है 1.22 लैम्बडा ओवर डी। लैम्बडा क्या है जी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, और डी क्या है, फोकल वो लेंस जो है उसकी उसका डायामीटर है, उसका साइज़ है। तो अब ये 1.22 फैक्टर जो है ये हम एप्लीकेबल करते हैं सर्कुलर अपर्चर के लिए। तो फिर चूंकि जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो अल्फ़ा मिनिमम के रेसिप्रोकल होती है, तो हम लिख सकते हैं जी रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल टू द अल्फ़ा मिनिमम। मतलब जितना अल्फ़ा मिनिमम ज़्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर कम होती जाएगी, और अल्फ़ा मिनिमम अगर कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती जाएगी। अब अल्फ़ा मिनिमम जो है वो कम कब होता है? अल्फ़ा मिनिमम कम तब होगा जब हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर लेंस जो लगा हुआ है उसका डायमीटर बड़ा है, और जो वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं लाइट की वो वेवलेंथ कम है। तो अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कम आ जाएगी, और जितनी वैल्यू कम आएगी इसका मतलब है रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ जो है वो ब्लू लाइट की हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है। और बड़े साइज़ के इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिनका डायामीटर ज़्यादा होता है लेंस का, तो उनकी रिजॉल्विंग पावर फिर इसका मतलब है ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि रिजॉल्विंग पावर को कम कैसे किया जा सकता है और बढ़ाया कैसे जा सकता है? रिजॉल्विंग पावर को हम बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू जो है वो कम होगी। और वो कम कैसी होगी कि एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर ज़्यादा है, और ऐसी लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ कम है। तो लाइट कौन सी? जैसे ब्लू लाइट है। और मोटे लेंस वाला जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें तो अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू कम आएगी, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी रिजॉल्विंग पावर ऑटोमेटिकली हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर के लिए ऐसे लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और ऐसी लाइट इस्तेमाल की जाती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। तो ये हमारे पास रैले ने एक फार्मूला रिजॉल्विंग पावर का दिया था कि अल्फ़ा मिनिमम की टर्म में हम रिजॉल्विंग पावर को बयान कर सकते हैं। तो ये था जी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के बारे में आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।